हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ओपीडी के ऊपर। साथियों, आज अपन जो क्लास लेंगे वो जीजीडी पे नहीं लेके ओपीडी में लेंगे। तो क्लास ओपीडी यानी कि ऑब्जेक्टिव रहेगी, क्योंकि नाम ही अपने चैनल का क्या है, ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। तो आराम से डिस्कस करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन, अपन इसको जो है सॉल्व करेंगे। जो पशु परिसर का जो पार्ट बी है, एनिमल हस्बेंडरी, उससे रिलेटेड इंपोर्टेंट कुछ प्रश्न है वो अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका वीडियो शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, भेड़ की किस नस्ल से जौरिया ऊन प्राप्त होती है। तो भेड़ की कौन सी नस्ल है जिससे जौरिया ऊन जो है वो प्राप्त होती है। वैसे अपन ने गाय और भैंस के जो कुछ प्रश्न थे वो अपन ने ले रखे हैं इससे पहले, ठीक है, ओपीडी पे ही। तो बताइए, भेड़ की जो है वो कौन सी नस्ल है जिनसे जौरिया ऊन प्राप्त होती है। कौन सी ऊन प्राप्त होती है? जौरिया ऊन प्राप्त होती है। जौरिया ऊन इंपोर्टेंट रहेगा। बताइए, देखिए, मारवाड़ी, सोनाड़ी, काठियावाड़ी और पुगल। तो जौरिया ऊन जो प्राप्त होती है साथियों, वो प्राप्त होती है मारवाड़ी नस्ल से। किससे प्राप्त होती है? मारवाड़ी नस्ल से। और इसे जौरिया ऊन क्यों कहते हैं? तो जब मारवाड़ी, ये जो है मारवाड़ी नस्ल, मारवाड़ी भेड़ की ऊन को विदेश में, कहां पर? विदेश में, या यूं कहें अपन की यूरोपीय कंट्री में, यूरोपीय देशों में जौरिया कहते हैं। जौरिया कहते हैं। तो मारवाड़ी जो भेड़ की नस्ल है उसकी जो ऊन है उसे विदेश में, स्पेसिफिक नाम पूछ ले तो यूरोपीय देशों में इसे जौरिया कहते हैं। और मारवाड़ी जो नस्ल है इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है। मारवाड़ का जो क्षेत्र है मारवाड़ में पाई जाती है, इसलिए इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है। तो कौन सी नस्ल है जो बीमार कम होती है, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, इम्यूनिटी सिस्टम जिसका अच्छा होता है? तो मारवाड़ी, ठीक है, भेड़ में। और गाय भी एक है, वो भी पश्चिमी राजस्थान में ही पाई जाती है। मारवाड़ भी पश्चिमी राजस्थान वाला ही बेल्ट होता है मारवाड़, जिसमें जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर और जैसलमेर, बाड़मेर, ठीक है। तो गाय की कौन सी नस्ल है बताइए जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है? तो वो भी पश्चिमी राजस्थान में ही पाई जाती है गाय की नस्ल। तो वो थी साथियों थार पारकर। कौन सी थी? थार पारकर। ठीक, देखिए अब है सोनाड़ी। तो ये भी बकरी की नस्ल है। इसे चनोथर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? चनोथर भी इसे कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है मेवाड़ में। मेवाड़ में पाई जाती है। सबसे ज्यादा पूछे तो उदयपुर में, जिला पूछ ले तो उदयपुर। इसके अलावा ये हाड़ौती में भी पाई जाती है। हाड़ौती में भी ये पाई जाती है। तो सोनाड़ी जो है उसे चनोतर भी कहते हैं। और ये मेवाड़ में, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, इसके अलावा हाड़ौती में भी ये पाई जाती है। तो कौन कौन से जिले हो गए मेवाड़ में? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद। इसके अलावा हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। काठियावाड़ी जो है ये भेड़ की नस्ल नहीं है। ये भेड़ की नहीं है। काठियावाड़ी घोड़े के अंदर आती है। घोड़े के अंदर ये आएगी। तो ये तो वैसे ही बार हो गया। अब है पूगल। ये ऑब्वियसली ये भेड़ की है। तो पूगल कहाँ पाई जाती है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये पाई जाती है पूर्वी बीकानेर में। बीकानेर के अंदर पाई जाती है, लेकिन ऑप्शन में अगर बीकानेर नहीं मिले तो आपको पूर्वी बीकानेर करना है। प से पूर्वी, प से पूर्वी। तो ये पूर्वी पूगल जो है वो पूर्वी बीकानेर के अंदर पाई जाती है। चलो नेक्स्ट देखिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुर्गी का मांस जो होता है वो काला होता है? इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। ये अपन ने कई बार पढ़ा है, कम से कम ज्यादा नहीं तो 3 से 4 बार तो इसको अपन ने डिस्कस किया है। नस्लों में भी किया, पशु प्रबंधन पढ़ा, उसमें वापस जो कुक्कुट प्रबंधन पढ़ा वहां पर भी इसको डिस्कस किया था, ठीक है। तो बताइए कौन सी मुर्गी की जो नस्ल है जिसका मांस जो है वो कैसा होता है? काला होता है। कैसा होता है?
काला होता है। असील, कड़कनाथ, व्हाइट लैंगहॉर्न और रेड कॉर्निश। बताइए, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, कड़कनाथ। क्या हो जाएगा? कड़कनाथ। कड़कनाथ जो मुर्गी है उसका जो मांस है वो काला होता है। देखिए, क से काला, क से कड़कनाथ, क से काला और क से ही कड़कनाथ। असील जो है, असील ये लड़ाकू है। कैसी है? लड़ाकू नस्ल है। कैसी है? लड़ाकू नस्ल है। ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है दक्षिणी भारत में। दक्षिण भारत में ये पाई जाती है। तो असील कहाँ पाई जाती है? दक्षिण भारत में, और ये लड़ाकू नस्ल है। असील एक हीरोइन का नाम है, गजनी में आपने देखी होगी असीन, तो वो कहाँ की है? साउथ की हीरोइन है। तो ये असील उससे मिलता जुलता है, असीन और असील। तो ये भी साउथ में पाई जाती है, मतलब दक्षिण भारत में ये पाई जाती है। और साउथ की मूवी कैसी होती है? लड़ाई झगड़े वाली होती है। तो ये कैसी नस्ल है? लड़ाई वाली, लड़ाकू नस्ल है। ठीक है। कड़कनाथ, इसका मांस कैसा होता है? मांस इसका काला होता है। कैसा होता है? काला। और काला जो होता है मांस, वो काला क्यों होता है? तो मेलेनिन की वजह से। मेलेनिन की वजह से इसका जो मांस है वो काला होता है। मेलेनिन के कारण इसका मांस जो है वो काला होता है। फिर है व्हाइट लैंगहॉर्न। कौन सी है? व्हाइट लैंगहॉर्न। तो ये पाई जाती है साथियों इंग्लैंड में। कहाँ पाई जाती है? इंग्लैंड में ये पाई जाती है व्हाइट लैंगहॉर्न। व्हाइट है, अंग्रेज है, तो अंग्रेज कहाँ पाया जाता है? विदेश में। तो विदेश तो यहां से याद रखना है इंग्लैंड। कहाँ है? इंग्लैंड। ये व्हाइट लैंगहॉर्न जो है ये सर्वाधिक अंडे के लिए पाली जाती है। सर्वाधिक अंडे देने वाली, सर्वाधिक अंडे देने वाली। कितने अंडे देती है? तो ये लगभग 300 से लेकर 320 अंडे जो है, 300 से लेकर 320 अंडे जो है ये प्रति वर्ष देती है। अंडे 300 से लेकर 320 अंडे प्रति वर्ष ये देती है। तो मुर्गी की कौन सी नस्ल है जो सर्वाधिक अंडे देती है? तो व्हाइट लैंगहॉर्न। कितने देती है? तो लगभग 300 से लेकर 320 अंडे ये प्रति वर्ष देती है। व्हाइट लैंगहॉर्न कहाँ पाई जाती है? तो ये विदेशी नस्ल है, इंग्लैंड में पाई जाती है। भारत में लगभग ये हर राज्य में पाई जाती है। रेड कॉर्निश है, ये भी इंग्लैंड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? इंग्लैंड में ये पाई जाती है। ये दोनों विदेशी नस्ल है, ऊपर वाली दोनों भारतीय नस्ल है। दोनों ही जो है लड़ाई में वैसे यूज में लिया जाता है, लेकिन कड़कनाथ जो है वो मांस के लिए भी पाली जाती है। इसका जो मांस है वो काला होता है और बहुत ज्यादा ये कॉस्टली बिकता है। और मुर्गी पढ़ रहे हैं तो मुर्गी का जो मांस होता है उसे क्या बोलते हैं अपन? हल्का मांस भी बोलते हैं, हल्का मांस बोलते हैं, हल्का मांस, या फिर इसे बोलते हैं सफेद मांस। क्या बोलते हैं? सफेद मांस। और बाकी जितने भी मांस होते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, वो लाल मांस। और वहां पर वसा ज्यादा होती है, इसीलिए वो भारी होता है। और इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है मुर्गी के मांस में, इसीलिए इसे हल्का मांस कहते हैं। और मुर्गी का जो मांस होता है उसे क्या बोलते हैं? मुर्गी के मांस को बोलते हैं चिकन। क्या बोलते हैं? चिकन। क्या बोलते हैं? चिकन। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। चले आगे। देखिए, फ्रेंच मैरिनो के नाम से जाना जाता है। इंपोर्टेंट, सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है। फ्रेंच मैरिनो के नाम से कौन सी नस्ल है इनमें से जिसे फ्रेंच मैरिनो के नाम से जाना जाता है? देखिए, रैम्बुले, मैरिनो, चोकला या कराकुल। रैम्बुले, मैरिनो, चोकला या कराकुल। बताइए। तो फ्रेंच मैरिनो के नाम से साथियों जाना जाता है रैम्बुले को। किसे जाना जाता है? रैम्बुले को। किसे जाना जाता है? रैम्बुले को। ये इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसको कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अपने को पता चल जाएगा पीडीएफ में कि ये जो अलग कलर वाला है वह उत्तर सही है। ठीक है, तो फ्रेंच मैरिनो के नाम से जाना जाता है रैम्बुले को। ठीक है, किसे जाना जाता है? रैम्बुले को। अब यहां पे देखिए मैरिनो, तो ये कहां पाई जाती है? मैरिनो पाई जाती है स्पेन में। कहां पाई जाती है? स्पेन में। कहां पाई जाती है? स्पेन में। सबसे अच्छी इसकी ऊन होती है, सबसे अच्छी, सबसे अच्छी ऊन व सर्वाधिक भी इसकी होती है। सबसे अच्छी ऊन व सर्वाधिक ऊन के लिए तो कौन सी
भेड़ जो है उससे सबसे ज्यादा ऊन प्राप्त होता है और सबसे अच्छी क्वालिटी का ऊन प्राप्त होता है, तो वो मैरिनो है। लगभग 5 से लेकर 9 केजी जो है वो प्रति वर्ष जो है इससे ऊन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? 5 से लेकर 9 केजी प्रति वर्ष जो है इससे ऊन प्राप्त होती है। किससे? मैरिनो से। ये सबसे अच्छी जो है वो भेड़ की नस्ल है। अब है चोकला। तो चोकला अपने राजस्थान में पाई जाती है। इसकी विशेषता होती है कि इसके सींग भी नहीं होते हैं। इसके पास एक कला है कि ये सींग गायब कर देती है। कला पीछे लिख रखा है। कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है शेखावटी में। शेखावाटी जो बेल्ट है वहां पर ये पाई जाती है। शेखावटी लिख सकते हैं अपन, सीकर, चूरू लिख सकते हैं, और झुंझुनू में ये पाई जाती है। तो सीकर, चूरू और झुंझुनू के अंदर जो है चोकला जो है नस्ल पाई जाती है। और इसे ही, ये जो नस्ल है इसे ही क्या बोलते हैं? इसे ही बोलते हैं राजस्थान की मैरिनो। क्या बोलते हैं? राजस्थान, या फिर बोल सकते हैं भारत। राजस्थान और भारत की मैरिनो। राजस्थान या फिर भारत की क्या बोलते हैं? मैरिनो। तो राजस्थान की मैरिनो पूछे, भारत की मैरिनो पूछे तो चोकला। वैसे मैरिनो कौन सी है? स्पेन वाली। कहाँ पाई जाती है? स्पेन में। इसे अब चोकला जो नस्ल है इसे राजस्थान या भारत की मैरिनो क्यों कहते हैं? तो इसीलिए कहते हैं साथियों कि जब किसी से कोई कंपैरिजन किया जाता है, इसका मतलब दोनों में कुछ ना कुछ विशेषता जो है वो सिमिलर है, एक समान है। तो इसकी जो भारत में जितनी भी नस्लें पाई जाती हैं भेड़ की, उसमें सबसे अच्छा गुण इसी का है। भारतीय भेड़ों में सबसे भारतीय भेड़ों में सबसे अच्छी ऊन, भारतीय भेड़ों में सबसे अच्छी ऊन किससे प्राप्त होती है? तो वो चोकला से होती है। इसीलिए इसे राजस्थान या भारत की मैरिनो कहते हैं। इसकी तुलना मैरिनो से की गई है जो शेखावटी में पाई जाती है। कराकुल जो है ये साथियों पाई जाती है पूर्वी एशिया में पाई जाती है। पूर्वी एशिया में ये पाई जाती है। इसके अलावा अपन बोल सकते हो ईरान में ये पाई जाती है। ईरान और कुछ इराक में भी ये पाई जाती है। ठीक है। कराकुल, कराकुल का एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि ये जो नस्ल है ये पेल्ट के लिए फेमस है। किसके लिए? पेल्ट के लिए। पेल्ट के लिए प्रसिद्ध। तो कौन सी भेड़ की नस्ल है जो पेल्ट के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों कराकुल। अब पेल्ट क्या होता है? तो जब इसका जो मेमना होता है, ठीक है, इसका जो मेमना होता है, छोटा सा बच्चा जो होता है, ठीक है, उससे जो ऊन उतारी जाती है, उससे सर्दियों के वस्त्र बनते हैं, उसे ही बोलते हैं साथियों पेल्ट। तो जो बछड़ा होता है, सॉरी, इसका जो मेमना होता है, उससे जो घुंघराली ऊन प्राप्त की जाती है, कैसी ऊन होती है? घुंघराली ऊन प्राप्त की जाती है। उस घुंघराली ऊन को ही पेल्ट कहते हैं। और इस पेल्ट का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है साथियों सर्दियों के जो ऊनी वस्त्र होते हैं उसे बनाने में इसका प्रयोग होता है। पेल्ट का प्रयोग सर्दियों के वस्त्र बनाने में, पेल्ट का प्रयोग सर्दियों के वस्त्र बनाने में होता है। पेल्ट कराकुल भेड़ के मेमनों से प्राप्त घुंघराली ऊन। घुंघराली ऊन। तो कराकुल जो नस्ल है उसकी जो मेमने होते हैं उससे जो घुंघराली ऊन जो प्राप्त होती है कम उम्र के मेमनों में से, उसे ही बोलते हैं पेल्ट। क्या बोलते हैं? पेल्ट। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, रैम्बुले को याद रखना है। फ्रेंच मैरिनो पूछे तो रैम्बुले, मैरिनो पूछे तो मैरिनो ही होगी, स्पेन में पाई जाती है। राजस्थान या भारत की मैरिनो पूछे तो चोकला। तो तीनों मैरिनो आपको याद रखनी है। चले आगे। देखिए बकरी आ गया। प्रश्न शुरू करने से पहले देखिए बकरी है तो बकरी का क्यों, जैसे का भेड़ अनुसंधान संस्थान कहां पर है? भेड़ अनुसंधान संस्थान है अविका नगर मालपुरा टॉप। उसी तरह से बकरी अनुसंधान संस्थान पूछ ले तो वो मखदूम में है। कहां पर है? केंद्रीय बकरी
अनुसंधान, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है मखदूम, मखदूम ये यूपी में पड़ता है। ठीक है, कहां पर पड़ता है? यूपी में। ये मथुरा और आगरा के आसपास पड़ता है, मथुरा के पास में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? केंद्रीय बकरी। और भेड़ का हो जाएगा अविका नगर मालपुरा टोंक, वो राजस्थान में ही है। ठीक है, और बकरी के जो संख्या है उसमें राजस्थान जो है वो सब पूरे भारत में सबसे नंबर 1 राज्य है। तो बकरी की संख्या में पूछे तो राजस्थान नंबर 1 में है, और भेड़ में पूछे तो राजस्थान जो है वो चौथे नंबर पर है। तो बकरियों की संख्या में राजस्थान प्रथम है और भेड़ की संख्या में राजस्थान चौथे नंबर पर है। और राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ और बकरी कौन से जिले में पाई जाती है? तो दोनों भेड़ और बकरी दोनों ही राजस्थान में सबसे ज्यादा बाड़मेर में पाई जाती हैं। तो प्रथम कौन हो जाएगा? प्रथम बाड़मेर। बाड़मेर किसमें? तो भेड़ बकरी में। भेड़ बकरी में प्रथम कौन है? बाड़मेर, बाड़मेर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। अब चलते हैं अपने प्रश्न पर। देखिए, बकरी की कौन सी नस्ल लगातार 2 साल तक दूध देती है? तो कौन सी इसमें से बकरी की ऐसी नस्ल है जो लगातार 2 इयर्स तक जो है मिल्क प्रोवाइड करती है, मतलब देती है? ये टोगनबर्ग, अंगोरा, एंग्लो न्यूबियन या सानेन? बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 2 वर्ष तक जो दूध देती है साथियों वो है अपनी टोगनबर्ग। कौन सी है? टोगनबर्ग। कौन सी है? टोगनबर्ग जो नस्ल है वो लगातार 2 साल तक जो है वो दूध देती है। कितने साल? 2 साल लगातार ये दूध देती है। टोगनबर्ग कहां पाई जाती है? तो ये पाई जाती है साथियों टोगनबर्ग घाटी में। कहां पाई जाती है? टोगनबर्ग घाटी। टोगनबर्ग घाटी ये कहां पर पड़ती है? ये पड़ती है स्विट्जरलैंड। कहां पर पड़ती है? ये पड़ती है स्विट्जरलैंड में ये पाई जाती है। तो टोगनबर्ग नाम से ही पता चल रहा है विदेशी नस्ल है, सबसे ज्यादा दूध देती है, 2 साल तक दूध देती है, टोगनबर्ग घाटी में पाई जाती है जो स्विट्जरलैंड के अंदर है। देखिए, अंगोरा ये पाई जाती है तुर्की में। कहां पाई जाती है? तुर्की में। कहां पाई जाती है? ये तुर्की यानी कि टर्की में ये पाई जाती है, टर्की। इससे किसके लिए प्रसिद्ध है अंगोरा? अंगोरा जो बकरी की नस्ल है ये प्रसिद्ध है साथियों मोहेर के लिए। मोहेर के लिए, मोहेर के लिए प्रसिद्ध, मोहेर के लिए प्रसिद्ध। तो कौन सी बकरी जो है जिससे मोहेर प्राप्त होती है? तो अंगोरा। क्या हो जाएगा? अंगोरा। कहां की है ये? तुर्की की। कहां की है? तुर्की में ये पाई जाती है। अब मोहेर क्या होते हैं? एक तरह से मोहर से बना है, जो गोल्ड होते हैं वो कैसे धूप में चमकता है, गोल्ड सोना मोहर होती है वो कैसी होती है? चमकते हैं। तो मोहेर जो है इसके जो बाल होते हैं ना वो दूर से चमकते हैं, और इसीलिए उसके जो बाल होते हैं उसे बोलते हैं मोहेर। क्या बोलते हैं? मोहेर। ये बहुत ज्यादा कॉस्टली बिकता है, इसीलिए अंगोरा जो नस्ल है ये मोहेर के लिए प्रसिद्ध है। टोगनबर्ग जो नस्ल है वो लगातार 2 साल तक दूध दे सकती है। एंग्लो न्यूबियन, तो ये भी एक बकरी की नस्ल है, ध्यान रखना। इसे जर्सी के नाम से जाना जाता है, जर्सी के नाम से प्रसिद्ध। तो कौन सी बकरी की नस्ल है जिसे जर्सी के नाम से जाना जाता? तो एंग्लो न्यूबियन, एंग्लो न्यूबियन। अब इसे जर्सी क्यों कहते हैं? तो इसका जो दूध है ना उसमें वसा की मात्रा ज्यादा होती है, लगभग 5% इसमें वसा होती है। कितनी होती है? 5% इसमें वसा पाई जाती है। और जर्सी का अपन ने पढ़ा है उसमें भी कितनी होती है? उसमें भी लगभग 4 या 5 के आसपास होती है। कुछ सिमिलरिटी होती है, इसीलिए उसका जो है एक दूसरे से तुलना की जाती है। इसीलिए क्या होता है? एक दूसरे से तुलना करते हैं। तो आपको ये याद रखना कि एंग्लो न्यूबियन जो है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो जर्सी के नाम से इसे जाना जाता। अब देखिए, जर्सी में भी लगभग 5.5% वसा होती है गाय के अंदर, ठीक है। और सबसे कम होती है होल्स्टीन फ्रीजियन में, मैं गाय की बात कर रहा हूँ, 3.5 होती है। दोनों विदेशी नस्ल है, कम और ज्यादा वाली। तो इसमें भी वसा ज्यादा होती है, जर्सी के बराबर होती है, इसीलिए इसकी तुलना उस जर्सी गाय से की गई है। लेकिन ये बकरी की नस्ल है एंग्लो न्यूबियन, सानेन। क्या है? सानेन। तो ये भी किसकी नस्ल है? बकरी की ये
नस्ल है, ये भी जो नस्ल है इसे क्यून ऑफ मिल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यून ऑफ मिल्क। क्यून ऑफ मिल्क बोल दे, या दूध की रानी, क्या बोल सकते हैं? दूध की रानी। देखिए सानेन में क्या आ रहा है? ये शब्द आ रहा है शान। तो शान किसकी होती है? जो बड़े लोग होते हैं उसमें शान होती है, तो राजा महाराजा, ठीक है, राजा और रानी। तो सानेन जो है इसे दूध की रानी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? दूध की रानी। ठीक है, ये भी स्विट्जरलैंड में ही पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? स्विट्जरलैंड। कहाँ पाई जाती है? स्विट्जरलैंड में। इंपॉर्टेंट है ये कि कौन सी बकरी की नस्ल है जिसे दूध की रानी बोलते हैं? तो सनैन को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? सनैन। चले आगे। लेकिन इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखना, इसका उत्तर ये है, ये उत्तर है इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। पश्मीना निम्न में से किसकी नस्ल है? पश्मीना किसकी नस्ल है? बकरी, भेड़, ऊंट या सूअर? तो ये इजी क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से ये इतना टिपिकल नहीं है। तो पश्मीना जो है ये जो है नस्ल है बकरी की। किसकी है? बकरी की। तो पश्मीना जो है वो बकरी की नस्ल है। किसकी नस्ल है? बकरी की ये नस्ल है। पश्मीना किसकी नस्ल है? बकरी की। और पश्मीना जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये पश्मीना जो शॉल है, पश्मीना शॉल बनती है इससे। क्या बनती है? पश्मीना शॉल बनती है इससे। क्या बनती है? पश्मीना शॉल इससे बनती है, पश्मीना शॉल। और पश्मीना कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में ये पाई जाती है। और इसके अलावा ये तिब्बत में भी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तिब्बत। तो पश्मीना किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है। कहाँ पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर में ये पाई जाती है, लेह लद्दाख में भी कुछ पाई जाती है, लेकिन ये तिब्बत में भी पाई जाती है। और ये किसके लिए फेमस है? तो इससे जो बाल होते हैं ना बकरी के, उससे पश्मीना शॉल जो है वो बनती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चंगथेरी, चंगथेरी या थेरा ऐसा कुछ नाम, चंगथेरी ये भी एक बकरी की नस्ल है। किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है। बकरी, बकरी की नस्ल है। कौन सी? चंगथेरी। ये भी पश्मीना ऊन, पश्मीना ऊन और पश्मीना शॉल के लिए प्रसिद्ध है, जिससे शॉल बनती है। तो पश्मीना जो बाल है किससे प्राप्त होते हैं? एक तो प्राप्त होते हैं पश्मीना जो बकरी की नस्ल है उससे, और एक चंगथेरी। कहीं कहीं पे ये भी आया हुआ है कि ये पश्मीना जो बकरी की नस्ल है इसे चंगथेरी के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय जो नाम है उसे चंगथेरी भी बोलते हैं। तो आपको ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि पश्मीना किसकी नस्ल है? तो बकरी की। अगर चंगथेरी आ जाए तो किसकी नस्ल है? तो बकरी की। दोनों ही पश्मीना और चंगथेरी कहाँ पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर और तिब्बत में। दोनों किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पश्मीना शॉल के लिए ये प्रसिद्ध है। आपको इस प्रकार से याद रखना है। चले आगे। देखिए बैक्टीरियल ऊंट में होता है, क्या होता है? एक कुबड़ होता है, दो कुबड़, चार कुबड़, या कुबड़ रहित होता है? बताइए, ये आपने पढ़ा था जब ऊंट अपन ने पढ़ा था। अब याद नहीं आया, शायद अब याद आ जाए। कैमेलस, कुछ याद आया? कैमेलस बैक्टीरियल ऊंट में होता है। मैंने बताया था कि अगर बैक्टीरिया होता है इसका मतलब ऊंट खराब है, क्योंकि उसके दो कुबड़ हो गए हैं। क्या हो गए हैं? दो कुबड़। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा दो कुबड़। तो कैमेलस, कैमल से बना, ऊंट को इंग्लिश में कैमल बोलते हैं, तो कैमल से ही बना कैमेलस बैक्टीरियल्स। ठीक है, तो जो दो कुबड़ वाला ऊंट है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो होता है कैमेलस बैक्टीरियल। दो कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक या फिर जो जूलॉजिकल नाम होता है वो होता है कैमेलस बैक्टीरियल। जो एक कुबड़ वाला होता है इसे साथियों बोलते हैं कैमेलस, कैमेलस डोमेस्टेरियस, डोमेस्टेरियस, डोमेस्टेरियस ये वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम। तो एक कुबड़ वाले का वैज्ञानिक नाम कैमेलस डोमेस्टेरियस, क्योंकि घर में पाला जाता है।
इसीलिए डोमेस्टेरियस डोमेस्टिक से बना है, घरेलू से, और कैमेलस बैक्टीरियन यानी कि 2 कुबिड वाले। अब 2 कुबिड वाले आ गए तो ये ध्यान रखना कि ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है अपने लद्दाख में। कहाँ पाया जाता है? लद्दाख। इसके अलावा ये लेह में भी कुछ पाया जाता है। तो 2 कुबिड वाले ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? तो लद्दाख में। ये क्वेश्चन 2012 में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा जा चुका है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 4 कुबिड वाला कुछ ऊँट होता ही नहीं है, कुबिड रहित भी ऊँट नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कुबिड में क्या होता है? तो वसा होती है या फिर वसीय उत्तक होता है। ठीक है, चले आगे। निम्न में से किस भेड़ की नस्ल को चनोतर भी कहते हैं? ये वैसे अपन ने आगे कर लिया है, बताइए, इजी है। तो किस भेड़ की नस्ल है जिसे चनोतर भी कहते हैं? मालपुरी, चोकला, रैम्बुले या सोनाड़ी? वैसे अगर देखा जाए तो इसका नाम मालपुरा होता है, मालपुरी मेरे हिसाब से नहीं है, मालपुरा सही है। ठीक है, तो कौन सी भेड़ की नस्ल है जिसे चनोतर कहते हैं? तो ये कहते हैं साथियों सोनाड़ी को। ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया है। मालपुरा ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? अविका नगर, अविका नगर, मालपुरा टोंक, और इसी के नाम पर इसका नाम रखा है मालपुरा। तो मालपुरा जो भेड़ की नस्ल है वो कहाँ पाई जाती है? किसके द्वारा ये विकसित है? तो केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र है, इसी के द्वारा ये विकसित की गई थी, जो अविका नगर मालपुरा टोंक में पाई जाती है। चौकला के बारे में अपन ने पढ़ दिया कि इसमें जो है सिंग नहीं होते हैं। शेखावटी यानी कि सीकर, झुंझुनू और शेखावटी बेल्ट में ये पाई जाती हैं, सीकर, चुरू और झुंझुनू में। रैम्बुले नस्ल वही फ्रेंच रैम्बुले के नाम, फ्रेंच मैरिनो भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? फ्रेंच मैरिनो। क्या बोलते हैं? फ्रेंच मैरिनो। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका प्रयोग संकरण के लिए किया गया था। किसके संकरण के लिए किया गया था? इसका प्रयोग किया गया था अविका नगर, सॉरी अविवस्त्र, अविवस्त्र व अविकालीन, अविकालीन। ये दोनों किसकी नस्ल है? ये दोनों भी भेड़ की नस्ल है, ये दोनों भी भेड़ की नस्ल है। इन दोनों का जो संकरण से विकसित की गई है, इनके संकरण के लिए जो नर प्रयोग में लिया गया था, जो मैडा प्रयोग में लिया गया था, वो रैम्बुले था। दोनों में ही जो नर प्रयोग में लिया गया था इनके संकरण में, वो था रैम्बुले नर। और दोनों में ही जो मादा यूज में ली गई थी, इसमें देखिए वस्त्र, वस्त्र कैसे पहनते हैं? चोके। तो ये जो विकसित की गई थी ये रैम्बुले से विकसित की गई थी। नर तो दोनों में रैम्बुले था, रैम्बुले के साथ में यहाँ पे वस्त्र कैसे? चोके पहनते हैं। तो चौकला भेड़ का प्रयोग किया गया था मादा के रूप में। और इसमें देखिए, इसमें रैम्बुले तो नर था ही, रैम्बुले नर तो इसमें था ही, लेकिन इसमें जो मादा कालीन, तो माल अपन खरीदने जाते तो माल पूरा लेते हैं, कालीन पूरी लेंगे। तो इसमें जो मादा यूज में ली गई थी वो थी मालपुरा। कौन सी थी? मालपुरा। तो ये दोनों जो नस्लें हैं इस रैम्बुले से ही विकसित की गई है। सोनाड़ी ये कहाँ पाई जाती है? तो ये हाड़ौती में भी पाई जाती है, हाड़ौती, और इससे ज्यादा ये पाई जाती है मेवाड़ में। कहाँ पाई जाती है? मेवाड़ में। और इसे ही क्या बोलते हैं? चनोथर। क्या बोलते हैं? चनोथर। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसे चनोतर क्यों बोलते हैं? इसे चनोतर क्यों बोलते हैं? तो जब यह भेड़ घास ये जब चरती है, घास खाती है, तो इसके कान जमीन को टच करते हैं। जमीन को क्या कहते हैं? टच करते हैं या छूते हैं। तो इसीलिए इसे चनोतर कहते हैं। जब ये चराई करती है नीचे, तो जैसे मुंह को नीचे लेती है, घास को खाती है,
तो इसके कान इतने लंबे होते हैं कि उसे जमीन को जो है ऐसे साथ साथ में रगड़ते हुए आगे चलती है, इसीलिए इसे चनोथर कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। चले आगे। निम्न में से कौन सा असुमेलित है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। सुमेलित है, असुमेलित है, निम्न में से कौन सा सही है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, 4 बार पढ़ना है। इसमें जो है इजी होता है, लेकिन अपने हड़बड़ाहट में जो है कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखिए, निम्न में से कौन सा असुमेलित है? बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध ऊंट गोमट या ऊंट की कुबड़ में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, विश्व की सबसे सुंदर ऊंट की नस्ल बीकानेरी है, या फिर डी राजस्थान का पशुधन श्रेणी का राज्य पशु ऊंट है। तो देखिए, बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध ऊंट गोमट है, बिल्कुल है, ये सही है। बोझा ढोने के लिए जो प्रसिद्ध ऊंट कौन सा है? गोमट। कौन सा है? गोमट। और ऊंट की कुबड़ में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ये क्या है? गलत है, असुमेलित ही पूछा है, यही अपना आंसर है। और ये अपन ने आगे मैंने बता दिया था कि कुबड़ में क्या होता है? वसा। कुबड़ में क्या होता है? कुबड़ में वसा होता है। क्या होता है? वसा या वसीय उत्तक होता है, वसीय उत्तक। और इसी वजह से क्या होता है, ऊंट बिना पानी पिए कितने भी दिनों तक रह सकता है, क्योंकि ये जो फैट होता है उसका प्रयोग वो जो है पानी की कमी के लिए करता है। उसके पेट में एक थैली भी उसी चीज वो पानी स्टोर करता है। तो ऊंट के कुबड़ में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, ध्यान रखना, वसा होती है, जिसे वसीय उत्तक के नाम से भी जाना जाता है। बोझा ढोने के लिए तो सही है गोमट। सी देखिए, विश्व की सबसे सुंदर ऊंट की नस्ल बीकानेरी है, ये इंपॉर्टेंट भी है और सही भी है, चेंज करनी पड़ेगी पेन, ये भी सही है। राजस्थान का पशुधन श्रेणी का राज्य पशु ऊंट है, बिल्कुल है, राज्य पशुधन श्रेणी का तो है ऊंट, और वैसे है चिंकारा। पशुधन श्रेणी का है। इसे कब घोषित किया गया था? 30 जून 2014 को। और अधिसूचना इसकी सितंबर में लागू हुई थी, आई थिंक सितंबर में, ठीक है, सितंबर शायद 19 होगा, ठीक है, 19 सितंबर, ठीक है, 30 जून 2014 में इसे राज्य पशु घोषित किया गया था, ठीक है। पशुधन श्रेणी का। विश्व की सबसे सुंदर ऊंट की नस्ल पूछे तो आपको बीकानेरी, सबसे ऊंची पूछे तो बीकानेरी, सबसे ऊंची नस्ल, ऊंची भी पूछे तो बीकानेरी। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? इसकी ऊंचाई होती है 10 से लेकर 12 फीट तक, 10 से लेकर 12 फीट तक इसकी ऊंचाई नापी जाती है। इनके पैरों से लेकर इनका जो हम्प होता है, जो कुबड़ होता है, वहां तक इनकी ऊंचाई नापते हैं। अब एक बताइए कि सेना के लिए कौन से ऊंट जो है वो प्रसिद्ध है? सेना के लिए, सेना के लिए, सेना के लिए प्रसिद्ध ऊंट, सेना के लिए प्रसिद्ध ऊंट बताइए। तो वो था साथियों जैसलमेरी। कौन सा था? जैसलमेरी, ठीक है। सेना, स्पेशली सेना में भी कौन सी? बीएसएफ में, ठीक है। चले आगे। बीएसएफ, देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये भेड़ की नस्ल है, यहां से प्रति वर्ष ऊन उत्पादन इनका दे रखा है। बताइए, फूट है, इनमें से कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट, सॉरी कौन सा इसमें से सही ऑप्शन होगा? देखिए, चौकला का ऊन उत्पादन कितना है? ए, बी, सी और डी, कौन सा आंसर इसमें सही रहेगा? तो चौकला का इसमें हो जाएगा 2, 1, सबसे पहले 1.5 से 2.5 kg यहां तक पहले देख लेते हैं, यहां पर नहीं मिलेगा तो आगे देखेंगे। सबसे पहले आएगा 2, तो ए में 2 कहां पर दे रखा है? इसमें भी दे रखा है और डी में भी दे रखा है। फिर मारवाड़ी का है 1.5 से 2.3 kg, ये फिक्स है, तो इसका मतलब 2 के बाद आना चाहिए 1, तो दोनों में ही 1 आ रहा है। इसका मतलब इसको अपन आगे और करना पड़ेगा। तो इसमें मालपुरा का जो है वो जैसलमेरी से थोड़ा सा कम है, यहाँ पर हो जाएगा 1। तो यहाँ पर देखिए 2, 1, 4 और ये 3, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2, 1, 4 और 3, 2, 1, 4 और 3, ये इसका आंसर अपना सही हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। कौन सा हो जाएगा? डी। ये भी आपको याद रखना है। ये इनका ऊन है और ये नस्ल है। कौन सी नस्ल कितना ऊन देती है? सबसे अच्छा ऊन देती है चौकला,
इसको एक बार लिख देते हैं। अच्छा ऊन, सबसे अच्छा ऊन जो है वो देती है चौकला। मारवाड़ी, राजस्थान में सर्वाधिक ऊन, और जैसलमेरी सबसे लंबी ऊन, सबसे लंबी ऊन। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। सबसे इनमें से सबसे अच्छा ऊन, सबसे अच्छा तो होता है किसका होता है? मैरिनो का। सबसे अच्छा ऊन होता है मैरिनो का, लेकिन वो विदेशी है। भारत में सबसे अच्छी क्वालिटी का पूछे तो चौकला, इसीलिए चौकला को राजस्थान की या भारत की मैरिनो कहते हैं, ठीक है। अब मारवाड़ी जो नस्ल है, इसका जो ऊन होता है साथियों वो सबसे ज्यादा है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊन कौन सी भेड़ से प्राप्त होता है? तो मारवाड़ी। ये सबसे ज्यादा जिलों में फैली हुई है, इसलिए सबसे ज्यादा जो ऊन है वो मारवाड़ी नस्ल से प्राप्त होता है। तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊन कौन सा मिलता है? मारवाड़ी नस्ल से। और सबसे लंबा ऊन कौन सा मिलता है? देखिए सबसे लंबी ऊन यानी इसका रेशा जो है वो सबसे लंबा होता है, वो है जैसलमेरी। जिला बड़ा है इसका, इसीलिए इसकी ऊन भी कैसी है? लंबी है। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। चले आगे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित वाले प्रश्न आपके लगभग बनते हैं। देखिए पशु और उनका नवजात बच्चा, तो गाय है, भेड़ है, बकरी है और सूअर है, ये अपन ने पढ़ रखे हैं, बिल्कुल इजी है। बताइए गाय का बच्चा अपने को पता है क्या हो जाएगा? काफ। यहां पे ढूंढने से पहले आपको एक बार यहां पे देखना है, और जो आपको आ रहा है ना उसको एक बार मिला दो, ताकि यहां पे आपको मिलाने में आसानी रहेगी। भेड़ है, अब गायब का हो गया 2 नंबर। तो सबसे पहले तो यहाँ चलते, इसका मतलब इन तीनों में ही अपना आंसर है, ये तो वैसे ही आउट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर है भेड़, तो भेड़ को अपने को पता है कि लैम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लैम। और बच्चा देने की क्रिया लैम्बिंग, ठीक है। और गाय में बच्चा काफ, और बच्चे देने की क्रिया काल्विंग, क्या बोलते हैं? काल्विंग, बच्चा देने की क्रिया। और लैम से क्या बनता है? लैम्बिंग। लैम्बिंग, लैम से ही बना है लैम्बिंग, और किड से ही बना है किडिंग। क्या बना है? किडिंग। तो बकरी का अपने को पता है, बकरी के बच्चे को किड बोलते हैं तो किडिंग। पीछे बच गया सुअर, तो इसका अपना याद नहीं भी होगा तो अपन मिला सकते हैं। पिगलेट, क्या हो जाएगा? पिगलेट। सुअर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिग, तो पिग लेट। वैसे इसको कोरिलेट करके भी अपन देख सकते हैं। तो देखिए पहला क्या हो जाएगा? गाय का 2, काफ। भेड़ का हो जाएगा 4, तो 2 और 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये रहा 2 और ये 4, तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन है ये अपना क्या हो जाएगा? सही। गाय का हो जाएगा काफ, भेड़ का हो जाएगा लैम, बकरी का हो जाएगा कीड, और सुअर का हो जाएगा पिगलेट। क्या हो जाएगा? पिगलेट। भैंस के बच्चे को भी काफी बोलते हैं, गाय भैंस दोनों का काफ, और बच्चे देने की जो क्रिया होती है उसे काल्विंग बोलते हैं दोनों में। और भेड़ का बच्चे को लैम्प बोलते हैं, इसीलिए इसके बच्चे देने की क्रिया को लैम्पिंग बोलते हैं। और बकरी में कीड़ हो तो कीडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीडिंग। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। चले आगे। देखिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो देखिए पशु और उनका नवजात बच्चा, सॉरी यहां पर ये नवजात बच्चा नहीं है, इसको शायद रिमूव करना भूल गए। पशु और वैज्ञानिक नाम, क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक, वैज्ञानिक नाम। तो पशु और उनका वैज्ञानिक या जूलॉजिकल नाम। जो जीवित प्राणी होते हैं उसके जूलॉजिकल नाम होते हैं, जो वनस्पति से रिलेटेड होते हैं, पेड़ पौधों से, उसका बॉटनिकल नाम होता है, ठीक है। तो देखिए इसे सरल है, सब पढ़ रखा है अपन ने। भैंस को बोलते हैं बुबेलस बुबेलिस। क्या बोलते हैं? भैंस को बोलते हैं बुबेलस बुबेलिस। भेड़ को बोलते हैं ओविज एरिज। फिलहाल 2 ही देखने हैं। तो भैंस को बोलते हैं बुबेलस बुबेलिस, इसका मतलब 4, और भेड़ को बोलते हैं ओविज एरिज, तो इसका मतलब पहले 4 आना चाहिए, उसके बाद 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे चलते हैं, 4 इसमें आ रहा है, 4 इसमें आ रहा है, ये तो वैसे ही आउट हो गए, ये भी आउट हो गया। अब ये फिर देखिए भेड़ का पहले में 4 आ रहा है, दूसरे में आना चाहिए 1, तो 1 इसमें ही आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। तो इजी वे में अगर 2 ऑप्शन भी अपने को पता होगा
तो इसका जो है आंसर अपने को याद हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो 2 सी में क्या हो जाएगा, घोड़ी को बोलते हैं क्या हो जाएगा, इक्वस कैबेलस, और सुअर को बोलते हैं सस डोमेस्टिक। सुअर का देखिए सस है सुअर, सस डोमेस्टिक, सस है सुअर, सस ही सस डोमेस्टिक, ठीक है। और घोड़ी को बोलते हैं इक्वस कैबेलस, इक्वस कैबेलस। और ऊंट को बोलते हैं कैमेलस डोमेस्टेरियन, 1 कुबड़ वाला, और कैमेलस बैक्टीरियन हो जाएगा 2 कुबड़ वाला, ठीक है। बाकी भैंस का, गाय का क्या नाम होता है, बकरी का पहले लिख देते हैं। बकरी का क्या होता है वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम, तो बकरी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है किप्रा हिरकस, किप्रा हिरकस। गाय का क्या होता है, बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस और बॉस टार्कस, ये नाम है भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम, और ये है विदेशी, विदेशी गाय का भारतीय नाम। और गाय और भैंस जो होते हैं इन्हें विदेशों में किस नाम से जाना जाता है, तो जैम्बो कैटल, किससे नाम से जाना जाता है, जैम्बो कैटल, ये अपन ने पढ़ रखा है। तो इस प्रकार से आपको सारे याद। अब देखिए इंडिकस इंडिया से बना है, इंडिकस इसलिए ये भारतीय गाय, और टार्कस हो गया विदेशी। चले आगे, देखिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहां पर ये वापस थोड़ा सा यहां पर हटाना पड़ेगा। पशु और उनसे संबंधित क्रिया, पशु और उनसे संबंधित क्रिया। देखिए डिबकिंग, डिबकिंग है, ये क्या है, डिबकिंग है, डिबकिंग, ठीक है। और यहां पर भी ये गलत है, डिसबर्डिंग है, डिस, ठीक है। तो डिबकिंग, डिसबर्डिंग, डॉकिंग और डाउन कवर। तो डिबकिंग क्या होता है साथियों, देखिए डिबकिंग होता है पूंछ को हटाना, ऐसी गाय जो दूध नहीं देती है लेकिन गाभिन होती है, बड़े पशुओं के सींग को काटना या छोटे पशुओं के सींग को काटना। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न। देखिए डिबकिंग का मतलब होता है छोटे जो पशु होते हैं उनके सींग को काटना, छोटे पशु हैं उनके सींग को काटना, इसे ही बोलते हैं निष्कलिकायन। क्या बोलते हैं, निष्कलिकायन। ये 10 से 15 दिन वाले जो बछड़े होते हैं उनमें करते हैं, 10 से 15 दिन वाले जो बछड़े होते हैं उनमें ये क्रिया करते हैं। इसी को निष्कलिकायन बोलते हैं और डिबकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है। तो डिबकिंग क्या हो जाएगा, छोटे पशुओं के सींग को काटना। फिर है डिसबर्डिंग, डिस यानी अलग करना, ठीक है। बर्ड मतलब कल ही होता है वहां से, लेकिन बर्डिंग डिस आ गया मतलब किसी ना किसी चीज को अपन अलग कर रहे हैं। ये मैंने आपको बता रहा है, यहाँ पे भी डी लग रहा है, यहाँ पर भी डी, इसका मतलब अलग कर रहे हैं, उसे हटा रहे हैं, उसे काट रहे हैं। तो डिसबर्डिंग हो जाएगा साथियों, बड़े पशुओं के सींग को काटना। तो डिबकिंग या फिर या निष्कलिकायन क्या हो जाएगा, छोटे जो बछड़े पशु होते हैं, जो बछड़ा होता है उसके सींग को काटना, ये किया जाता है 10 से 15 दिन में, उसे बोलते हैं डिबकिंग। और डिसबर्डिंग क्या हो जाएगा, जो बड़े पशु होते हैं उनके सींग को काटना बोलते हैं डिसबर्डिंग। क्या बोलते हैं, डिसबर्डिंग। डोकिंग, डोकिंग का होता है साथियों पूंछ को काटना। क्या होता है, तो भेड़ जो होती है उसकी जो पूंछ काटी जाती है उसे बोलते हैं डोकिंग। क्या बोलते हैं, डोकिंग। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। डाउन कवर, तो ऐसी गाय जो दूध नहीं देती है लेकिन गाभिन है, गाभिन तो वो है लेकिन वो दूध नहीं दे रही है, इसे बोलते हैं डाउन कवर। क्या बोलते हैं, डाउन कवर। और डाउन कवर दूध नहीं दे रही और दूध जो है वो थनों में जो उतरता है उस क्रिया को बोलते हैं पावसना। क्या बोलते हैं, पावसना। तो दूध का मादा के पशु के थनों में उतरने की क्रिया को बोलते हैं पावसना। क्या बोलते हैं, पावसना, ठीक है।
तो डाउन कवर इंपॉर्टेंट है। ऐसी गाय जो दूध नहीं देती लेकिन है कैसी, वो गाभिन है, इसे बोलते हैं डाउन कवर। डॉकिंग का मतलब होता है भेड़ की जो पूंछ काटी जाती है उसे बोलते हैं डॉकिंग। डिबिकिंग और डिसबर्डिंग दोनों एक ही है, दोनों का मतलब होता है सिंग को काटना। लेकिन डिबिकिंग है इसका मतलब छोटे पशुओं को काटना है, और डिसबर्डिंग है इसका मतलब बड़े। ये देखिए शब्द भी छोटा है, ये शब्द भी बड़ा है तो बड़े पशु, ये शब्द छोटा है तो छोटे बछड़े का, ठीक है। इसे ही निष्कलिकायन भी कहते हैं। तो देखिए पहले का हो जाएगा 4 नंबर, 4 दोनों में आ रहा है, इसका मतलब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। फिर दूसरा देखना है, दूसरे का हो जाएगा 3 नंबर, तो ये आंसर अपना सही हो जाएगा, ये जो है डी सही हो जाएगा। पहले का हो जाएगा 4, दूसरे का हो जाएगा 3, डोकिंग यानी 1, पूछ को हटाना और डाउन कवर हो जाएगा ऐसी गाय जो दूध नहीं देगी लेकिन गाभिन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चले आगे। इतने ही प्रश्न थे। आई होप कि आपको जो है प्रश्न अच्छे लगे होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, तैयारी करते रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।